ऑनलाइन स्टूडेंट सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, सभी बच्चों को नमस्ते, सभी बच्चों को वेलकम टू द क्लास, सभी बच्चों को सत श्री अकाल, सभी बच्चों को सलाम वालेकुम। आज के इस नए लेक्चर में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए, आज सब जानते हैं कि आज से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने जा रही है। और जो हम पहला चैप्टर आपके सामने रखेंगे उसे मैंने इस चैप्टर को माई बाप चैप्टर कहा है। ऑर्गेनिक की विशेषता ऐसी है कि अगर ये पहला चैप्टर आपको आता है तो आपको सब कुछ आता है और आगे आपको ट्वेल्थ में भी बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर ये माई बाप चैप्टर आपको नहीं आता है तो आप काफी दिक्कत फील करोगे। तो आज मौसम भी अच्छा है, सुहावना भी है, पकोड़े खाने का दिन भी है, बहुत शानदार, जानदार, मजेदार, रसेदार एक लेक्चर आपके सामने मैं रखूंगा। एंजॉय करिएगा और बैच खत्म होने के बाद जो है आप सभी जो है मेरी तरफ से अपने अपने घर में पकोड़े खाइएगा, क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा है। तो बच्चों, बाय द वे मैंने पहले बताओ कि कल एक चैप्टर हाइड्रोजन खत्म कर दिया था और आप सबको अच्छे से पता होगा कि भाई अब आपको होमवर्क करना है और उस होमवर्क जो मैंने आपको दिया था उसका सैटरडे को आपको डिस्कशन करेंगे और आपको इस बार अपने अपने क्वेश्चन की पीडीएफ खुद बना के भेजनी है, जिससे कि नंबर मिसमैच ना करे और हम क्लास में डिस्कस भी कर सकें। तो बाय द वे, पिछले चैप्टर में कोई दिक्कत होगी तो उसको शनिवार को डिस्कस करेंगे और अभी के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं और शॉर्टकट में इसे जीओसी भी कहते हैं। यहां से आपका सिलेबस स्टार्ट होगा ऑर्गेनिक का। ठीक है, तो जो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। आप सबको पता है कि जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे तो एक चैप्टर हुआ करता था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, अगर आपको याद हो। तो कार्बन एंड कंपाउंड्स भी एक तरीके से ऑर्गेनिक का ही चैप्टर था और उसमें यह बताया जाता था कि ऑर्गेनिक की डिस्कवरी बाई चांस हुई। एक साइंटिस्ट थे वोहलर, वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्होंने यूरिया बना दी बाई चांस। तो उसके बाद पता लगा कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स को लैब में बना सकते थे। नहीं तो उससे पहले हम लोग ये कहते थे कि एक वाइटल फोर्स थ्योरी चला करती थी, जो थ्योरी ये कहती थी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। आया समझ में? तो ये बात है। तो आज की डेट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है अगर मैं कहूं तो डिस्कशन ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। इज द केमिस्ट्री, इज द केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री विच डील, जो डील करती है, विच डील, विच डील हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स and its compound, and its compounds। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जो हाइड्रोकार्बन और उसके कंपाउंड्स को डिस्कस करती है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें मान के चलो कि भाई सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो, जैसे अगर मैं 10th क्लास की बात करूं तो CH4, C2S6, C2H2, ये सब हम लोग पढ़ा करते थे। इसमें से कुछ कंपाउंड सैचुरेटेड होते थे, कुछ कंपाउंड्स अनसैचुरेटेड होते थे। हम सभी इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाया करते थे। 10th क्लास की मैं बात कर रहा हूं। तो क्या इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन नहीं है?
क्या इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन नहीं है? तो अगर हाइड्रोजन और कार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर और भी एलिमेंट होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, जैसे सल्फर, है ना? तो जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लूं, CH3COOH, तो इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। समझे? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रूल होता है कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उनको तो हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और जो अदर एलिमेंट होते हैं उनको हम हेट्रो एटम बोलते हैं। हेट्रो एटम। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, क्या पढ़ने जा रहे हो, क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसका जवाब है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। या तो हाइड्रोकार्बन मिलेंगे या उसके कुछ कंपाउंड्स मिलेंगे, उस कुछ कंपाउंड्स में अदर एलिमेंट होंगे जिनको हम क्या कहेंगे, हेट्रो एटम्स बोलेंगे। तो यहां से हम शुरुआत करते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन तो होता ही है, तो आपको सबको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में निश्चित रूप से कार्बन तो आपको मिलेगा ही। और हम सब जानते हैं कि कार्बन हमेशा टेट्रावैलेंट होता है, यानी इसकी 4 वैलेंसी होती है। और टेट्रावैलेंस में वो कभी कभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी देता है, sp2 भी देता है, sp भी देता है। आपको याद होगा केमिकल बॉन्डिंग में हम सब ने पढ़ा था कि sp3 भी होता है कार्बन का, sp2 भी होता है और sp भी होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये हुआ कि आपको कार्बन जरूर मिलेगा, कार्बन तो पक्का मिलेगा। ठीक है? और कार्बन मिलेगा तो कार्बन की 4 ही वैलेंसी होती है, और 4 वैलेंसी में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या क्या हो सकती है, sp3 हो सकती है, sp2 हो सकती है, sp हो सकती है। ये सब चीजें हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूं कि कार्बन के हजारों कंपाउंड्स हैं, उनको लिखने में ही बहुत टाइम लग जाता है, तो उनको हम कई तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जिससे आप अपनी बात को समझ पाए। पहले मुझे ये बताइए कि जो मैंने ये पहली बात आपको समझाई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या चीज, वो क्या समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो सारे बच्चे मुझे जवाब दीजिए कि क्या आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, कि जो हमने बोला वो मुझे बताइए। यहां तक अपनी बात सही है, सबको समझ में आ गया? ये जो लिखा है, इस चैप्टर का नाम एनसीईआरटी में है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हम इसे कहते हैं जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, शॉर्टकट में हम इसको जीओसी कहते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का माई बाप चैप्टर है, और ये माई बाप चैप्टर अगर आपको आ गया तो फिर आप ऑर्गेनिक के राजा बन जाओगे, राजा। और आपको मैं बता दूं, पूरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के सिलेबस में लगभग 45% जो है वो ऑर्गेनिक ही आती है। तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत, 1 महीना तो लगना ही लगना है, ज्यादा भी लग सकता है। ठीक है भाई? तो चलिए विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला विषय अब आपके पास ही आता है कि सर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई? तो कई तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है, कई तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है, अरे भाई, एक होता है जिसको हम कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर, एक होता है जिसको हम कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर, एक होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, एक होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, और जो तीसरा और अंतिम होता है उसको हम कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन भी हमें दिखता है। तो हमें ये 3 तरह के स्ट्रक्चर कार्बन के पढ़ाए जाते हैं, हमने 10th में ही पढ़ा था, अभी मैं आपको लिखता हूं। देखो, जैसे मान लो आपके सामने ऐसे एक स्ट्रक्चर बना दिया जाए, वो स्ट्रक्चर क्या था मैं बताता हूं आपको।
वो स्ट्रक्चर क्या था, वो ये है। मान लो CH3 है ना, उसके बाद CH2 ऐसे, और यहां पे CH3 ऐसे हम बना देते थे। इसमें हम हर तरह के बॉन्ड दिखाते हैं, हालांकि इसमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। तो हम कार्बन कार्बन का भी बॉन्ड दिखा रहे हैं और कार्बन हाइड्रोजन का भी बॉन्ड दिखा रहे हैं। तो 10th क्लास में क्या पढ़ते थे कि इसमें कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हुए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 और 3 10। तो हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे कि इसमें 10 बॉन्ड हैं। आज कहेंगे 10 सिग्मा बॉन्ड हैं। आज कह सकते हो कि इसके अंदर 10 क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। और हमें पता है कि जब हम सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो सिंगल बॉन्ड मतलब वो क्या कहते हैं, वो सिग्मा ही होता है। इसमें आपने हर बॉन्ड दिखाया है। इसे हम बोलते थे कंप्लीट स्ट्रक्चर, जिसमें हर बॉन्ड को आप दिखाओ, चाहे वो कोई भी हो। समझे? इसी प्रकार से अगर मैं थोड़े और एग्जांपल ले लूं, जैसे CH3 ऐसे दिख रहा है, यहां पे C डबल बॉन्ड OH बना दूं। आप सभी को थोड़ा बहुत 10th क्लास में फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बताया जाता है, ठीक है? तो अगर फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया जाता था तो आपको पता होगा कि C डबल बॉन्ड O और OH को हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते थे, जिसमें कार्बन और O में डबल बॉन्ड होता था और OH के साथ में सिंगल बॉन्ड होता था, और यहाँ O और H के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होता है। आया समझ में? तो इसमें हमने हर तरह का बॉन्ड दिखा दिया। अब कोई कहे हाइब्रिडाइजेशन, तो जब यहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये कितना होगा, sp3 होगा। यहां भी सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, sp3 होगा। यहां भी सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा, sp3 होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक भूल गए हो तो तुम्हारी गलती है। अगर ये वाला कार्बन देखें तो sp3 है, लेकिन इस कार्बन के पास में एक पाई बॉन्ड है, तो मेरी ट्रिक होती थी कि एक पाई बॉन्ड है तो एक पी छोड़ दो, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो गई, sp2 हो जाती थी। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कार्बन की या तो sp3 में लेगी या sp2 में लेगी। तो आपने क्या देखा, इसमें आपने कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाया, और नाम ही कंप्लीट है। कंप्लीट का ये मतलब होता है कि हर तरह के बॉन्ड दिखाओ, चाहे वो सिंगल हो, चाहे डबल हो, चाहे सिंगल H के साथ हो, O के साथ हो, सबको दो। लेकिन इन स्ट्रक्चरों को बनाने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि उसमें हर बॉन्ड आपको दिखाना पड़ता है। और किसी भी हालत में कार्बन की वैलेंसी 4 ही होनी चाहिए, 5 और 3 ना कर देना। जैसे इस कार्बन के देखो 4 है, इस कार्बन की 4 है, इसकी 4 है, यहां भी देखो सब जगह 4 है। तो अगर कहीं 5 हो जाए तो वो गलती होती है, ठीक है? तो ये तो हुआ कंप्लीट। लेकिन जब हम इसको कंडेंस्ड में लिखा करते थे, तो कंडेंस में हम ऐसे थोड़ी लिखते थे, हम ऐसे लिखते थे। जैसे पहले वाले को कंडेंस में लिखना हो तो क्या लिखना है, CH3 CH2 और ये CH3। इसमें हमने सारे बॉन्ड नहीं दिखाए, इसमें जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड थे वो दिखा दिए, ठीक है? तो इसका नाम ही हो गया, कंडेंस्ड हो गया। और दूसरे वाले में अगर ऐसे ही करना हो तो उसका नाम क्या हो जाता था, CH3 और आगे COOH ऐसे दिखाते थे, तो ये कंडेंस्ड हो गया। ठीक, तो इससे थोड़ा समय कम लगता है। और इससे भी कम समय लगता है बॉन्ड लाइन नोटेशन में। उसमें हम क्या करते थे, बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम ये करते थे, बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम पता क्या करते थे, बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम ये करते थे कि हम कार्बन को जिगजैग लाइन से शो करते थे। और जिगजैग लाइन कैसे होती थी, जैसे ये एक बार पहाड़ ऊपर नीचे, पहाड़ ऊपर नीचे। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब समझते हो क्या हुआ, एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, लिखा नहीं जाता, एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है। तो अगर आपसे पूछा जाए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है भाई, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक, और हर कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो दूसरा एटम कौन होगा, इसमें लिखा तो नहीं है। तो जब दूसरा एटम नहीं होता है तो हम हाइड्रोजन मानते हैं। इसका मतलब अगर यहां कार्बन है, मान लो इसे लिखा तो नहीं जाता, लेकिन इसकी एक वैलेंसी ये दिख रही है, अब 3 वैलेंसी, तो वो हाइड्रोजन पूरा करेगा। ध्यान रखना, बॉन्ड लाइन नोटेशन में ना तो कार्बन को लिखा जाता है, ना ही हाइड्रोजन को लिखा जाता है, बस जिगजैग लाइन से दिखाते हैं। अभी मान लो अगर ऐसे बना दिया जाए, ऐसे 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 करके ऐसे कर दिया जाए, है ना, और उसमें मैं ये लाइन ऐसे खींच दूं, तो इसका क्या मतलब हुआ पता है, इसका मतलब ये हुआ, एक कार्बन ये है, 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 एक कार्बन ये है। आया समझ में? तो सर ये जो डंडी जा रही है वो क्या है, तो इसको हम ब्रांचिंग कहेंगे। उस ब्रांचिंग में एक कार्बन यहां है,
एक कार्बन वाला क्या होता था, CH3। अगर आपको 10th वाला कुछ याद हो तो हम CH3 को मिथाइल कहा करते थे, समझे भाई। तो इसमें एक ब्रांचिंग हो गई है ना भाई। अगर मान लो इसी से ही मैंने एक लाइन और खींच दी तो इसका मतलब यहाँ दूसरी ब्रांचिंग हो गई। और उसमें भी कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है। आ रहा समझ में। अगर मैं इसी तरीके से एक लाइन ऐसे खींच दूं तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें एक ब्रांचिंग तो एक कार्बन की है और दूसरी ब्रांचिंग दो कार्बन की है। तो हम इस तरीके से ब्रांच बॉन्ड लाइन नोटेशन कर सकते थे। आया समझ में। मैं आपको कुछ और प्रैक्टिस बताता हूं, लेकिन पहले मुझे आपका फीडबैक चाहिए और मुझे बताइए अब मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर यदा कदा लिखूंगा, या तो मैं कंडेंस्ड लिखूंगा या फिर मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखूंगा। आपको मतलब समझ में आना चाहिए, और वो मतलब जो है जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप आगे पढ़ नहीं पाओगे। तो मैंने जितने भी एग्जाम्पल आपको दिए उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपन रिप्रेजेंट करते हैं। और अब इसमें आप खुद ही देख रहे हो कि किसमें टाइम कम लग रहा है, किसमें ज्यादा लग रहा है। तो सारे बच्चे हाँ या ना में जवाब दीजिए मेरे को कि अभी तक जो मैंने ये बॉन्ड लाइन नोटेशन जो दिखाए हैं इसका एक्चुअल मतलब क्या है, वो आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो रिजुल है, सारे बच्चे जवाब दो भाई। ध्यान रखना, बड़ा जबरदस्त चैप्टर है ऑर्गेनिक का, और पहला ही चैप्टर है और माई बाप चैप्टर है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भूमि, बॉन्ड लाइन वाला रिपीट कर दो, बॉन्ड लाइन वाला रिपीट कर दो। तो बॉन्ड लाइन वाले में तो क्या होता है, कार्बन कार्बन को जिगजैग लाइन से दिखाया जाता है। जहां से लाइन शुरू हो, जहां से लाइन मुड़े, वो कार्बन होता है। वैलेंसी कार्बन की 4 होती है, तो बची हुई वैलेंसी कौन पूरी करता है, हाइड्रोजन पूरी करता है। लाइन तो सीधे जा रही हो और ऊपर नीचे जो है आपको जो है दिख रहा हो तो उसको हम ब्रांचिंग कहते हैं। अब एक है तो एक कार्बन होगा, और अगर यहां दो लाइनें खिंच गई, ऐसे दो हो गया, तो एक कार्बन ये होगा, एक कार्बन ये होगा। यानी ये ब्रांचिंग ऐसी है जिसमें खुद में दो कार्बन है। ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए मैं कुछ और प्रैक्टिस आपको कराता हूं। तो अगर मैं कुछ और आपको प्रैक्टिस कराता हूं बॉन्ड लाइन नोटेशन में, तो आप देखो क्या होगा। जैसे ये लिखा हो, ये कैसे लिखा होगा बताता हूं आपको। ऐसे लिखा हो, देखो ऐसे लिखा हो, देश 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 देश, और यहां पे डबल बॉन्ड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां एक कार्बन है, यहां एक कार्बन है, यहां एक कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन। आया समझ में। लेकिन इस कार्बन और इस कार्बन में डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, पता है आप सबको। ठीक है, तो ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड हो गया क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है। मान लो ऐसा कुछ एग्जांपल दे दिया जाए, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा। ऐसे डबल बॉन्ड कर दिया और यहां पे ये कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और इस कार्बन से एक कार्बन का एक ब्रांचिंग है, और एक कार्बन के ब्रांचिंग को अपन मिथाइल कहते हैं, हम सबको पता ही होगा। आया समझ में। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, इधर देखो जरा। ट्रिपल बॉन्ड का जो बॉन्ड लाइन नोटेशन है उसको थोड़ा ध्यान से समझना है। सिंगल बॉन्ड का दिखा दिया, डबल बॉन्ड का दिखा दिया, ट्रिपल बॉन्ड का देखो। मैंने ट्रिपल बॉन्ड ऐसे कर दिया और यहां पे 3 बॉन्ड दिखा दिया। तो ये पहला बॉन्ड लाइन नोटेशन है जो स्ट्रेट है। सर क्यों स्ट्रेट क्यों है, आप तो कहते हो एग्जैक्ट लाइन से बनाना चाहिए। बताता हूं आपको भाई, ऐसा है, मैं आपको बताता हूं। आपको पता है जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है, sp। और sp में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180। और आपको पता है 180 क्या होता है, सीधे 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 सीधे, यानी बॉन्ड एंगल 180। और 180 में, अच्छा sp2 में कितना होता है, 120। sp में कितना होता है, 109। तो 109 और 120 तो जिगजैग लाइन से दिखाओगे, लेकिन 180 एंगल तो सीधे दिखाओगे। इसलिए ट्रिपल बॉन्ड के बॉन्ड लाइन नोटेशन जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं। क्यों होते हैं समझ में आया। अब इसमें कितने कार्बन, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जहां क्या ट्रिपल बॉन्ड एंड में है, नहीं, बीच में है। तो ट्रिपल बॉन्ड, मैं इसको ऐसे दिखाता हूं, ट्रिपल बॉन्ड जहां शुरू होता है वहां एक कार्बन होता है, लिखा नहीं जाता है। और जहां खत्म होता है वहां एक कार्बन होता है। और जहां लाइन आगे बढ़ गई है वहां भी एक कार्बन होगा, और जहां खत्म हो गई तो ये, तो इसमें टोटल कार्बन कितने हो गए, 4। अगर ट्रिपल बॉन्ड बीच में है तो जहां से ट्रिपल बॉन्ड शुरू हो और जहां खत्म हो वहां एक कार्बन होता, लिखा नहीं जाता। जैसे मैं आपसे कह दूं, मैं इसका एक एग्जांपल आपको और देता हूं जिससे आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए।
वो देखो ऐसे है, वो ऐसे है भैया, कि भैया जरा ध्यान से सुनना। वो ये है कि जैसे मान लो ऐसे दे दिया जाए, कुछ ऐसे कर दिया जाए भाई, कैसे कर दूं, कैसे कर दूं। जैसे मान लो ये किया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड किया, उसके बाद यहाँ पे एक ब्रांचिंग करी, और उसके बाद फिर ऐसे कर दिया, मान लो ऐसे है। इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है, इसमें कितने कार्बन है देखो, एक कार्बन यहाँ है, 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 एक कार्बन यहाँ है। इसे बॉन्ड लाइन नोटेशन कहते हैं। आया समझ में? और इसी प्रकार से अगर मैंने ऐसे दिखा दिया, अगर ये एग्जांपल आ गया ऐसे, जैसे मान लो ऐसे ट्रिपल बॉन्ड दिखा दो ऐसे, तो ये बिल्कुल एंड में है। तो फिर तो एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, और एक लाइन यहां तक जा रही है, तो एक यहां है, यानी इसमें तीन कार्बन है। तो ध्यान रखना सारे स्टूडेंट, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का बॉन्ड लाइन नोटेशन जिगजैग चलता है। उसमें सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल दिखा दो, डबल है तो डबल दिखा दो, ब्रांचिंग है तो ब्रांचिंग दिखा दो। आया समझ में? और मान लो ट्रिपल बॉन्ड का है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। और स्ट्रेट लाइन में क्यों बनना चाहिए? क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन 180 डिग्री का होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड बीच में है तो जहां से शुरू हुआ, जहां से खत्म हुआ, वहां भी एक कार्बन होगा, और जहां एंड से और लास्ट है वहां तो कार्बन होगा ही होगा। तो सारे बच्चे पहले बताओ कि सैचुरेटेड कंपाउंड हो या अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो, उसका मैं बच्चों से पूछना चाहता हूं, क्या पूछना चाहता हूं, क्या बॉन्ड लाइन नोटेशन। देखो मुझे सबसे पहले आईयूपीएसी पढ़ानी है, और आईयूपीएसी में इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, बिना उसके काम चलेगा ही नहीं। मुझे बताइए सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक पहले ये बताओ। तो मैंने बॉन्ड लाइन नोटेशन के खूब सारे एग्जाम्पल दे रहा हूं, जिससे कि आप बच्चों को समझ जाओ अच्छी तरीके से। फटाफट बताइए। और ट्रिपल बॉन्ड में स्ट्रेट लाइन क्यों बनता है वो मैंने बता दिया, क्योंकि बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है, और 180 होता है सीधे 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 सीधे। बोलिए भाई, सारे बच्चे जवाब दो भाई, सबके पापा की कसम है, ध्यान रखना। फिर बाद में ना कहना एक्सक्यूज जो भी है। हाँ बिल्कुल सारे, इशू, रेजुल क्लियर, पारुल, दोहन क्लियर, ये सारी बातें हैं। ठीक है? हाँ, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको बता दिया, और वो चीज मैंने आपको बता दी है। ये आपको समझना पड़ेगा कि कौन क्या हो गया। चलिए, तो सारे बच्चों ने कह दिया क्लियर, चारों गिल, यस सर क्लियर। सारे बच्चे बताओ भाई। हाँ, मैं इस वक्त आप ही लोगों को पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं कि मेरे सामने कोई बच्चा बैठा है। ये मेहनत मैंने एक्स्ट्रा करी है, लेकिन आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए। अब सुनो, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लाइनेशन हो गया, डबल बॉन्ड का हो गया, ट्रिपल बॉन्ड का हो गया। अब आपने पढ़ा होगा फंक्शनल ग्रुप, याद है? एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, उनका बॉन्ड लाइन नोटेशन भी समझने की कोशिश करते हैं। उनका बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसा होता है? उनका बॉन्ड लाइन नोटेशन ये होता है, देखो जैसे मान लो ऐसे 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 जिगजैग लाइन गई, और यहां पे OH हो गया, ऐसे लिख दिया। और आप सबको पता है कि OH जो है, OH वो मेरे लिए अल्कोहल होता है। इतना फंक्शनल ग्रुप तो हर कोई पहचानते हो। और OH इससे जुड़ा है, यहां एक कार्बन 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 है। तो आप समझ गए होंगे। पहले तो मैं एक बात बता दूं, फंक्शनल ग्रुप में, फंक्शनल ग्रुप में ध्यान से सुनना, फंक्शनल ग्रुप में हेट्रो एटम होंगे। हेट्रो एटम का मतलब होता है कि भाई ऑक्सीजन होगा, सल्फर होगा, फास्फोरस होगा, ये सब होगा। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन का रूल ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन तो नहीं लिखे जाते, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का जो हेट्रो एटम होता है वो लिखना होता है। यानी यहां OH लिखोगे, आप कहोगे सर H भी तो लिखने के लिए मना किया था आपने, अब की बार तो आपने H लिखा है। तो सुनो, अगर H कार्बन से जुड़ा है तो नहीं लिखना है, लेकिन अगर किसी हेट्रो एटम से जुड़ा है तो आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए HO से जुड़ा है इसलिए लिखा, तभी तो समझ में आएगा अल्कोहल ग्रुप है। इसी प्रकार से हाँ, कार्बन को लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद हो, ऐसे 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 यहां डबल बॉन्ड हो, तो हेट्रो एटम तो हो गया आपकी बार। तो अब ये बताओ इस जगह पे क्या है? कार्बन, यहां O। अगर बच्चों को थोड़ा याद हो तो C डबल बॉन्ड O को हम कहते थे कीटोन। C डबल बॉन्ड O को हम कहते थे कीटोन। C डबल बॉन्ड O को हम कहते थे कीटोन, याद है? तो आप कहोगे सर अब की बार H नहीं लिखा, अब जरूरत क्या है H लिखने की? ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी है।
तो सर आपने कार्बन भी नहीं लिखा। रहे कार्बन तो कभी नहीं लिखना है, जैसे मैं ऐसे लिख दूं, लेकिन अब ये देखो, ऐसे 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 करके यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, यहाँ ओ एच कर दूं, ये लिख दिया। तो बच्चों को पता होना चाहिए ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो कार्बन हो गया। सर ये ओ क्यों लिखा है? अरे भाई हेट्रो एटम तो लिखे जाएंगे। सर एच क्यों लिखा है? सर आपने तो एच के लिए मना किया था, ये है वो है, ये क्या है सर? ये है। ओ भाई मेरे एच ओ से के साथ में लिखा है। और अगर बच्चों को पता हो तो हम इस वाले को हम क्या बोलते थे? इस वाले को बोलते थे, क्या बोलते थे, क्या कुछ बोलते थे ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते थे। ये फंक्शनल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन है। तो सुन लो, फंक्शनल ग्रुप में हेट्रो एटम होता है, और हेट्रो एटम कुछ भी हो लिखना पड़ेगा, वो चाहे एन हो, चाहे वो ओ हो, चाहे वो हो। एच लिखोगे या नहीं ये देखना पड़ेगा कि वो कार्बन से जुड़ा है या हेट्रो एटम से जुड़ा है। तो अगर हाइड्रोजन हेट्रो एटम से जुड़ा है, हेट्रो एटम समझ गए ना, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, तो वो लिखना है। और अगर कार्बन से जुड़ा है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। आया समझ में? तो इस तरीके से आप जो है पहचानोगे, तभी आप आईयूपीएसी लिखोगे। तो सारे बच्चे मुझे पहले बताओ, क्या फंक्शनल ग्रुप का बॉन्ड लाइन नोटेशन अगर ऐसे दिखाई देगा तो क्या आप इसको समझ जाओगे कि नहीं? क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप आईयूपीएसी कैसे लिखोगे? और ये समझाना बहुत बहुत जरूरी है। मुझे बताइए क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैंने इतने सारे एग्जाम्पल आपको दे दिए। बाकी आज मेरी सलाह है, अगर बुक पढ़ना या तो मेरे कॉपी रिवाइज करना, और अगर बुक पढ़ना तो एनसीईआरटी पढ़ना, उससे बाहर का नहीं। ठीक है? शुरुआती दौर में उल्टा सीधी बुक ना पकड़ लेना, ध्यान से समझो। हाँ, अच्छा एल्डिहाइड का भी बता दे रहा। अच्छा एल्डिहाइड का, लो एल्डिहाइड का बना देते हैं। एल्डिहाइड का बता देते हैं। एल्डिहाइड क्या होता है? सी एच ओ। एल्डिहाइड हो गया सी एच ओ, ऐसे। ये देखो, ये बन गया बॉन्ड लाइन नोटेशन। कैसे बताता हूं आपको। तो यहां एक कार्बन, यहां एक कार्बन, यहां एक कार्बन, यहां एक कार्बन, ये तो लिखना ही नहीं, यहां भी एक कार्बन। ठीक। आपको को सही तो कीटोन है, एल्डिहाइड कहां है? अबे किसने कहा? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। यहां कितनी? 2 1 3, तो एक रहेगा ही ना। तो बची हुई वैलेंसी किससे पूरी करोगे? एच से। तो एच यहां लिखा हुआ, ऐसे लिखा है। सर आपने एच लिखा नहीं। जब मैंने कहा नहीं कि एच कार्बन से जुड़ा हो तो ना लिखो। तो ध्यान रखना, कीटोन तब होगा जब सी डबल बॉन्ड हो बीच में होगा, और अगर सी डबल बॉन्ड हो अंत में होगा तो एल्डिहाइड हो। सर आपने एच लिखा नहीं, आपने एच लिखा नहीं। अरे भाई मेरे, क्यों लिखूंगा एच? जब एच कार्बन से जुड़ा है तो मैं क्यों लिखूंगा यार? सोचने की बात है। अगर किसी ऑक्सीजन से जुड़ा होता, सल्फर से जुड़ा होता, नाइट्रोजन से जुड़ा होता, हेट्रो एटम से जुड़ा होता तो लिखता मैं, सीधी बात है। इतनी बात है। तो लो बेटा एल्डिहाइड हो गया। तो ये एच मैंने जो रेड कलर में लिखा ना, पिंक कलर में लिखा नहीं जाता है, तो समझाने के लिए लिखा है। तो रिजुल ने मुझसे पूछा था कि सर एल्डिहाइड का भी एक एग्जांपल दे दो, दे दिया भाई एल्डिहाइड। तो पहचानना आना चाहिए। अब देखो, यहां गड़बड़ कर जाओगे। यहां भी अगर मैं ये ना बताऊं ना तो कहोगे सर ये भी कीटोन है। अबे ये कीटोन नहीं है, ये एल्डिहाइड है। कीटोन तो तब होता है जब बीच में होता है। यहां देख लो एच लिखने की जरूरत नहीं। क्यों? यहां कार्बन है, 2 वैलेंसी ये, तीसरी ये, चौथी है, एच क्यों लिखोगे भाई यहां पे? ये बात है। बोलो भाई, सबको समझ में आया? तो थोड़ा सा टेंथ वाला तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तब आएगा मजा। और बहुत मजेदार, शानदार, जानदार, मजेदार बस ये, ठीक है। और मैंने इस वक्त एक बहुत ही माई बाप चैप्टर की स्टार्टिंग कर दी है। इस माई बाप के चैप्टर में जरा बहुत ध्यान से पढ़िएगा, तब आपको मजा आएगा, और नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आ गया समझ में? ओके। अब सुन, अगला पॉइंट। आपको पता है कुछ कंपाउंड साइक्लो भी होते हैं जिसमें रिंग होती है, तो उनका बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे किया जाता है? तो मैथ में क्या होते हैं? पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स की मदद से किया जाता है। पॉलीगॉन्स, उनको हम पॉलीगॉन्स से किया जाता है। तो जितने भी हमारे साइक्लो कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी हमारे क्या बेटा साइक्लो कंपाउंड्स होते हैं, उसे मैथ के पॉलीगॉन से शो करते हैं। जैसे ऐसे, ऐसे ट्रायंगल बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे, इसके बाद ऐसे बना दिया, इसके बाद 6 मेंबर रिंग बना दी, ऐसे बना दी,
अगर 6 मेंबर्ड रिंग में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड ऐसे बना दिया, ऐसे दिखा दिया। तो मैथ का जो पॉलीगॉन होता है उससे शो किया जाता है। मैंने तो सारा ये क्लास 10th में आप लोगों को पढ़ा ही रखा है। अब इसका क्या मतलब है? यहां भी एक कार्बन है, यहां भी एक कार्बन है, यहां भी एक कार्बन है, लेकिन लिखा थोड़ा ही जाएगा। यहां भी एक कार्बन है, यहां भी एक कार्बन है, यहां भी एक कार्बन है, यहाँ 4 मेंबर रिंग है। यहां भी एक कार्बन है, 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 यहां भी एक कार्बन है। उसी प्रकार से यहां भी एक कार्बन है, 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 यहां भी एक कार्बन है। लेकिन जब यहां आप करोगे तो यहां कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, यहां सिंगल बॉन्ड होगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा, लेकिन ये कार्बन लिखे नहीं जाते हैं, समझे जाते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड्स के जितने भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड तो कम ही आते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में स्ट्रेट बनेगा और रिंग कभी स्ट्रेट होती नहीं है, तो उसे मैथ के पॉलीगॉन से शो किया जाता है। तो ये हमारा आपको, बाकी आप एनसीईआरटी एक बार रीडिंग करोगे तो उसमें तमाम चीजें समझा रखी हैं इसी तरीके से। इसलिए मेरी सलाह यह है कि अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, बाकी मेरी क्लास। और इसके बाद अब हम बुक जो करेंगे वो एमएस चौहान की बुक करेंगे, जो कि मेरी ऑर्गेनिक की फेवरेट और इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट बुक हमें करनी है। लेकिन अभी नहीं, सबसे पहले तो मुझे बेसिक्स पढ़ाना है। अभी 4-5 दिन बेसिक्स चलेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको कब से एमएस की बुक करनी है। लेकिन अभी के लिए मुझे सारे बच्चे पहले ये रिस्पॉन्स करो कि आप बॉन्ड लाइन नोटेशन, चाहे वो सिंगल का हो, चाहे वो डबल का हो, चाहे वो ट्रिपल का हो, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप का है, कब एच लिखना है, कब एच नहीं लिखना है, हेट्रो एटम किसको कहते हैं, और साइक्लिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है बॉन्ड लाइन नोटेशन में, वगैरह वगैरह चीजें जो मैंने बताई। बाकी आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है, कोई दिक्कत हो पूछ लो, मैं आपको 10 बार बताऊंगा, क्योंकि मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको ही पढ़ा रहा हूं। मुझे बताइए, बोलिए। जल्दी बोलो, 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 जल्दी बोलो। देखो यहां एच लिखा है, कहीं एच नहीं लिखते हैं, कहीं लिखते हैं, सबका रीजन मैंने दिया है। सारे बच्चे एक सुर में फटाफट जवाब दो भैया, नहीं तो बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। जल्दी बोलिए, बोलो भाई। सारे बच्चे रिस्पॉन्स करें, अच्छी तरीके से करें, बताइए मेरे को समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर? फटाफट बोलो यार, तुम लोग इतना स्लो रिस्पॉन्स क्यों देता है भाई? जाम के पढ़ो, मौसम अच्छा है, इसके बाद रसगुल्ले खाना, इसके बाद पकौड़े खाना, क्या मजा आएगा आप लोग को। बोलो भाई। हाँ जी, बोलो। वो एनर्जी लेवल दिखाओ, पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाओ। अरे अभी तो बस है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अंटी पुलिस बुला लेगी, अंटी पुलिस बुला लेगी, क्यों भाई? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्यों भाई? ओके। हाँ, मुस्कान 3 मिथाइल ऑक्टेन। अभी कहाँ मुस्कान आगे का क्वेश्चन पूछ रही है? पहले दिन जो है आईयूपीएससी भी पूछने लगे, अभी आईयूपीएससी की एबीसीडी नहीं पढ़ाई और आप दूसरा पूछने लगे। अभी थोड़ा वेट कर बेटा, बता देंगे, थोड़ा सा रुक जा। हो गया? ओके। अब सुन, इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो ये है, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन एंड फंक्शनल ग्रुप, डिग्री ऑफ कार्बन एंड फंक्शनल ग्रुप, डिग्री ऑफ कार्बन एंड फंक्शनल ग्रुप, डिग्री ऑफ कार्बन एंड फंक्शनल ग्रुप। कार्बन की डिग्री क्या है और उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है वो देखने का विषय है। देखो, सबसे पहले जिस विषय की मैं बात कर रहा हूं उसकी तरफ बात सुनो। कार्बन किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, किसी कॉलेज में पढ़ता है,
तो उसको भी डिग्री मिलती है, जैसे अपने यहाँ पीएचडी की मिलती है, आईआईटीएन की मिलती है, डॉक्टर साहब की मिलती है, इंजीनियर की मिलती है, तो इसको भी डिग्री मिलती होगी। और फंक्शनल ग्रुप की भी होती है। आपको पता है ना फंक्शनल ग्रुप कौन होते हैं? फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं। 10th वाला याद है ना? है? बाकी 10th में एग्जाम तो हुए नहीं हैं, और कई महान भाव 90-90% लेकर आ गए, लेकिन नॉलेज उतनी है नहीं उनकी। तो डिग्री ऑफ कार्बन एंड फंक्शनल ग्रुप्स कैसे डिसाइड होता, देखो मैं आपको बताता हूं। कार्बन 4 तरह का होता है। 1 डिग्री का होता है, 2 डिग्री का होता है, 3 डिग्री का होता है, 4 डिग्री का होता है। कार्बन 4 डिग्री का होता है। ठीक, देखो मैं बताता हूं आपको। मैंने एक एग्जांपल लिया, CH3C, CH3, यहां पे CH3, यहां पे CH2, यहां पे ले लिया CH, यहां पे CH3, यहां पे ले लिया CH3। अब आप देख सकते हो हर कार्बन की वैलेंसी 4 है, और ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन नहीं है। इसको बॉन्ड लाइन भी बना सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, अब देखो, अब मैं आपके सामने कुछ बताऊंगा, वो ये है। पूछा जाए ये कार्बन कौन से डिग्री का है, इसको कौन सी डिग्री दें, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो ये देखो कितने कार्बन से जुड़ा है, एक से जुड़ा है, एक से जुड़ा है पक्का। तो अगर एक से जुड़ा है तो उस कार्बन को हम 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। अगर एक कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री का है, और उसके जो हाइड्रोजन हैं उनको हम बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री हाइड्रोजन मतलब 1 डिग्री कार्बन से 1 डिग्री हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो ये 1 डिग्री कार्बन कितना, एक, लेकिन 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने, 3। आया समझ? अच्छा, आप बता सकते हो ये कार्बन कितने से लोगों से जुड़ा है, 2 से, इधर से इधर से, तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। और इसके जो हाइड्रोजन है उसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन। यानी जिस डिग्री का कार्बन उसी डिग्री का हाइड्रोजन। ठीक, अच्छा, जरा ये कार्बन देखो कितने हैं, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा, 3 से, 1 से, 2 से, 3 से, तो 3 डिग्री का कार्बन हो गया। और ये जो हाइड्रोजन इसका है वो हो गया 3 डिग्री हाइड्रोजन, क्योंकि एक ही है। लेकिन ये कार्बन जो है, ये वाला कार्बन, ये वाला देखा जाए 4 कार्बन से जुड़ा है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 है, तो इसे हम 4 डिग्री कार्बन कहेंगे। 4 डिग्री कार्बन तो होता है, लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता, हाइड्रोजन बचेगा ही नहीं। हाइड्रोजन 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है, लेकिन कार्बन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री होता है। वो आपके सामने है। अब जो बचे हुए कार्बन है उनको देखो। ये वाला कार्बन कितने से जुड़ा है, 1 से, इससे, तो यानी ये वाला भी कार्बन कौन से डिग्री का हो गया, 1 डिग्री का। आया समझ में? और अगर मैं पूछूं ये वाला कार्बन भी एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये भी 1 डिग्री कार्बन हो गया। ये वाला कार्बन भी एक ही से जुड़ा है तो इसको भी हम 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। वेरी इजी, कोई दिक्कत ही नहीं। तो पता है ऑब्जेक्टिव में कैसे सवाल आते हैं, इस पूरे कंपाउंड में 1 डिग्री कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं। तो अगर कोई पूछे तो 1 डिग्री कार्बन इसमें कितने हैं, तो 1 डिग्री कार्बन काउंट करो कितने हैं, ये भी तो है 1 डिग्री, इसको ध्यान नहीं दिया, 1 2 3 4 5, तो 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए, 5। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए, हर एक के पास 3 3 होंगे, कंफर्म सी बात है। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए, 15 हो गए। अब अगर कोई पूछे 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, अगर कोई पूछे इसमें 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो शायद एक ही बार है, और इसमें हाइड्रोजन कितने, 2। इसमें 3 डिग्री कार्बन कितने, 1, उसमें हाइड्रोजन कितने, 1। इसमें 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1। सर 4 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, सर क्यों बकवास कर रहे हो, क्योंकि 4 डिग्री हाइड्रोजन तो होता ही नहीं है। तो मुझे बताइए, क्या बड़ी आसानी से आप बता दोगे कि नहीं कि कौन से डिग्री का कार्बन है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। मैं कुछ और एग्जांपल आपको देता हूं और आपको समझाता हूं जिससे आप समझ जाओगे। अब मैं आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं, देखता हूं मैं कितना सक्सेसफुल हो पाता हूं। ये खाट 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 खाट, ये कर दिया ऐसे, और यहां पे कर दिया आपका इस जगह पे, इस जगह पे डबल बॉन्ड, इस जगह पे डबल बॉन्ड कर दिया, इस जगह पे डबल बॉन्ड कर दिया। पूछा गया इसमें जितने भी कार्बन हैं उसका मतलब वो डिग्री बताओ,
तो ये कार्बन किससे जुड़ा है? एक कार्बन से, 1 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 2, तो ये हो गया 2 डिग्री। ये कार्बन कितने से जुड़ा है? इधर भी जुड़ा है, इधर भी, ये हो गया 3 डिग्री। ये कार्बन कितने से जुड़ा है? एक से ही जुड़ा है, तो 1 डिग्री। ये वाला कार्बन कितने से जुड़ा है? 2 से, तो ये 2 डिग्री। और ये कार्बन किससे जुड़ा है? एक से ही जुड़ा है, तो ये हो गया 1 डिग्री। कितना आसान, कितना आसान, कितना आसान। और प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करते हैं। बेंजीन की रिंग हम सब जानते हैं, बेंजीन ये होता है, पक्का? तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, हर कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो हर कार्बन कौन सा हो गया? 2 डिग्री। 2 डिग्री। आए हाय, आए हाय, आए हाय, आए हाय। 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री हो गया ना भाई? तो इससे आपने अच्छी तरह से समझ लिया। अगर मैं आपके सामने ये कर दूं, अगर मैंने बेंजीन के सामने यहाँ पे CH3 कर दिया और आपसे पूछा कि जरा इसमें कार्बन एटम बताओ कौन कौन से डिग्री के हैं, तो ये कार्बन 2 डिग्री, ये कार्बन 2 डिग्री, ये कार्बन 2 डिग्री, आए हाय, आए हाय, आए हाय, 2 डिग्री, ये कार्बन 2 डिग्री, ये। लेकिन ये कार्बन 3 डिग्री, क्योंकि 3 से जुड़ा है। ये कार्बन 1 डिग्री, क्योंकि एक से जुड़ा है। पता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं IIT JEE में? कौन से कंपाउंड के अंदर एक ही तरह के कार्बन है, एक ही डिग्री के कार्बन है? तो क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं। लेकिन अगर बेंजीन लिखा हो तो क्या बेंजीन में एक ही तरह के कार्बन ही है 2 डिग्री? है? कई बार ऐसे पूछ लेते हैं किसमें 3 तरह के कार्बन है, किसमें 2 तरह के कार्बन है, किसमें 5 तरह के कार्बन है, ऐसे पूछते हैं। तो भैया इसमें कितने तरह के कार्बन है? अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है और 3 डिग्री भी है, तो इसका मतलब इसमें 3 तरह के कार्बन है। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जिसमें डिग्री पहचानना बहुत आसान होता है। एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। और तो थोड़ा जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए यहां लिखता हूं, यहाँ नहीं तो समझ नहीं पाओगे। बेंजीन की रिंग, यहाँ भी बेंजीन की रिंग, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, और बीच में क्या हो गया? CH2। समझे? तो बताओ, ये कार्बन 2 डिग्री, 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 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री। लेकिन ये कार्बन 3 डिग्री, क्योंकि वो इधर 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 से भी जुड़ा है। ये कार्बन भी 3 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री, और ये कार्बन भी 2 कार्बन से जुड़ा है, तो 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री। ऐसे सवाल आते हैं बच्चों, जो कि बहुत आसान है। इतनी प्रैक्टिस करा दी, क्या डिग्री ऑफ कार्बन हाइड्रोजन निकालना समझ में आया कि नहीं आया? और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनते हैं समझ में आ गया होगा? हाँ या ना में फटाफट जवाब दीजिए, क्योंकि मैं आपके मैसेज का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं और आपको मास्टर बना दूंगा ऑर्गेनिक में, अगर आप मेरे हिसाब से चलोगे। तो मुझे बताइए, क्या डिग्री ऑफ कार्बन समझ में आया कि नहीं आया? 4 तरह की डिग्री होती है, इसकी PhD 4 में हो जाती है। क्या बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट बोलिए। बहुत इजी था, बहुत इजी था, बहुत इजी था, बहुत इजी। मैंने बना दिया, बना दिया, बना दिया। केशव गर्ग, पारुल दुहन, कार्तिक, सभी बच्चे कह रहे हैं क्लियर, 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 क्लियर। समझ में आया? बोलो भाई, बोलो, बोलो। मजा आ रहा है कसम से, है? अभी तो एंटी पुलिस बुला लेगी, एंटी पुलिस बुला लेगी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बोलो भाई, बोलो। समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट बताइए। जागते रहो, मेरी क्लास में कभी भी एक्टिवनेस की कमी नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। आप भी बिल्कुल लेट के नहीं पढ़ना है, क्लास के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए पढ़ना है, पेन कॉपी साथ में रखना है, बहुत मजा आने वाला है। समझ में आया? ओके, ओके, क्लियर, 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 क्लियर। समझ में आया? चलिए, इस बात को समझाने के बाद अब अगला विषय। आज की डेट में मेरी कॉपी पढ़नी है और थोड़े से 2-3 पेज NCERT के शुरुआत के पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि वो 10th क्लास वाला दोबारा से दिया है। ये आपका होमवर्क है। अगर ये होमवर्क नहीं करोगे तो आप पिछड़ जाओगे। अब सुनो, कार्बन की तो डिग्री बता दी, फंक्शनल ग्रुप की भी डिग्री होती है, फंक्शनल ग्रुप की भी डिग्री होती है। अब फंक्शनल ग्रुप की डिग्री कैसे होती है वो मैं बता देता हूं। देखो, मान लो ऐसे दे दिया गया, ये अल्कोहल है। बोले जी ये अल्कोहल किस डिग्री का है? अरे बेटा, अल्कोहल तो अल्कोहल होता है, उसकी भी एक डिग्री होती है? तो ये अल्कोहल किस डिग्री का है? ठीक, देखो ऐसे बताते हैं। पूछा जाएगा ये अल्कोहल किस डिग्री का है?
या ये पूछ लेंगे, बताओ अच्छा ये क्लोराइड किस डिग्री का है, ये क्लोराइड किस डिग्री का है, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, 4 डिग्री का, ऐसे पूछ लेंगे आपसे फंक्शनल ग्रुप। तो मैं आपको बताता हूं, बहुत इजी 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 इजी। देखो, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो ये है, और किसी से तो जुड़ा नहीं है। उस कार्बन की डिग्री देख लो क्या है, 2 डिग्री, इधर इधर। तो ये अल्कोहल भी 2 डिग्री अल्कोहल होगा। अगर मुझे फंक्शनल ग्रुप की डिग्री बतानी हो कि भाई ये अल्कोहल है किस डिग्री का है बताओ, तो ये देख लो कि वो फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा है, उसकी डिग्री ही उस अल्कोहल की डिग्री हो जाएगी। जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है Cl, इसकी डिग्री बतानी है तो ये किस कार्बन से जुड़ा है, अब इससे तो नहीं जुड़ा है, इससे जुड़ा है, उसकी डिग्री बताओ कितनी है। एक इधर कार्बन से जुड़ा है, एक इधर से जुड़ा है, एक इधर से जुड़ा है, तो 3, इसका मतलब ये 3 डिग्री का क्लोराइड है। वेरी इजी, कोई दिक्कत ही नहीं। अभी मान लो ऐसा दे दिया जाए, ये क्वेश्चन मैंने करा दिए, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, ऐसा दे दिया जाए OH, और आपसे कहा जाए भैया ये अल्कोहल है, आप कहोगे बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो क्या पी जाएंगे? नहीं, पीने वाली बात नहीं कर रहा हूं, वो सब गलत बात है। इस अल्कोहल की डिग्री बताओ, तो अल्कोहल किस कार्बन से जुड़ा है, इससे, उसकी डिग्री क्या है, 1 डिग्री, क्योंकि वो एक कार्बन से जुड़ा है। ये ना देख लेना ये कार्बन 2 से जुड़ा है, अरे एक कार्बन से जुड़ा है, ये तो अल्कोहल है, इसलिए 1 डिग्री, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। किसी ने मेरे को ऐसे कर दिया, एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको, घाय आय हाय आय हाय आय हाय आय हाय, यहां OH कर दिया, पूछा बताओ इस कार्बन की डिग्री, इस अल्कोहल की डिग्री बताओ, तो अल्कोहल किस कार्बन से जुड़ा है ये। अब ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, ये ना जोड़ लियो तो 3 हो गया, तो ये 3 डिग्री होगा, ये 3 डिग्री अल्कोहल होगा, ये 3 डिग्री अल्कोहल होगा। आय हाय आय हाय आय हाय, क्या बात है, क्या समझ में आया सभी को कि अगर फंक्शनल ग्रुप की डिग्री डिसाइड करनी तो ऐसे कर लो, कुछ दम ही नहीं है, इजी है इजी है इजी है, बस समझने वाला बंदा होना चाहिए। क्योंकि बेटा सबसे पहले IUPAC पढ़ानी है, और इनका मतलब समझ में नहीं आएगा तो हम पढ़ाएंगे कैसे। फटाफट राज ने, रिजुल ने फटाफट जवाब दो भैया कि फंक्शनल ग्रुप की डिग्री कैसे डिसाइड की जाती है, समझ में आया। वो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री ही उस फंक्शनल ग्रुप की डिग्री होती है, समझे भाई, समझे। माधव मिड्ढा, रिजुल, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट सर, क्या बात है क्या बात है। ओके, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप की डिग्री कार्बन डिसाइड करता है, उसी की डिग्री फंक्शनल ग्रुप की हो जाती है ना भाई। लेकिन अब देखो, केमिस्ट्री में इतनी देर पढ़ाया और एक्सेप्शन ना आए, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक फंक्शनल ग्रुप होता है अमीन्स, हो सकता है जानते हो सकता है ना जानते हो सकता है 10th में पढ़ा हो सकता है 10th में ना पढ़ा हो। एमीन्स में सिंगल एन होता है, मतलब एन होगा जरूर आपको, वो NH2 होगा, NH होगा, वो एक अलग बात है, एन जरूर होगा। तो सिर्फ एन वाले फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं, जिसमें H हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी तो 3 होती है ना, उनको अमीन्स कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप की डिग्री किसने डिसाइड करी, कार्बन ने। एक्सेप्शन ये है, एमीन्स की डिग्री नाइट्रोजन डिसाइड करता है, डिग्री ऑफ अमीन्स आए है is decided by nitrogen only, not carbon। अंटी पुलिस बुला लेगी, अंटी पुलिस बुला लेगी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बोलो भाई। तो एक्सेप्शन ये है कि सिर्फ एन वाले ग्रुप को हम कहते हैं अमीन्स, और उसकी डिग्री कार्बन नहीं एन डिसाइड करता है। अगर एन एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, एन 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, एन अगर 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री। मैं आपको दिखाता हूं कैसे, ये लिख लिया आपने, डिग्री ऑफ अमीन्स इज डिसाइडेड बाय एन ओनली, नॉट बाय कार्बन।
और बाकी केस में इसको छोड़ दो एक्सेप्शन, तो हर केस में जो है फंक्शनल ग्रुप की डिग्री कौन डिसाइड कर रहा था? फंक्शनल ग्रुप नहीं कर रहा था, कार्बन कर रहा था, है ना। उस कार्बन की डिग्री ही उस फंक्शनल ग्रुप की डिग्री होती थी। लेकिन इसमें मैंने क्या कहा, इसमें एन डिसाइड करेगा। मैं आपको दिखाता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मैंने ये ले लिया ऐसे, ऐसे करके यहां NH2 कर दिया, तो ये सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप N का है। और N के फंक्शनल ग्रुप को आप क्या कहते हैं? अमीन्स। यानी अगर बच्चों को ना पता हो तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम अमीन्स कहते हैं। अगर नहीं पता तो अब पता कर लो, सिर्फ N वाले फंक्शनल ग्रुप को अमीन कहते हैं। पूछा गया भैया इसकी डिग्री बताओ, ठीक। तो और फंक्शनल ग्रुप होता तो कार्बन डिसाइड करता। अब अगर मैं कार्बन से डिसाइड करता तो ये कार्बन इससे जुड़ा है और उसकी डिग्री कितनी थी, तो ये कार्बन तो 3 डिग्री है। लेकिन अमीन्स की डिग्री कार्बन डिसाइड ही नहीं करता, वो तो नाइट्रोजन करता है। तो नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 से। इसलिए ये 3 डिग्री अमीन नहीं है, ये 1 डिग्री अमीन है। यही आपका एक्सेप्शन है। हर फंक्शनल ग्रुप की डिग्री कार्बन डिसाइड करता है, लेकिन N फंक्शनल ग्रुप को N ही डिसाइड करता है। वो कहेगा मैं डिग्री खुद डिसाइड करूंगा। आप क्यों डिसाइड करोगे? ये क्वेश्चन PMT में आ चुका है, नीट में, कि बताओ किस डिग्री का अमीन है। तो अगर कार्बन के हिसाब से डिसाइड करते तो 3 डिग्री होता। आया समझ में? क्वेश्चन ये था, ऐसे दिया था क्वेश्चन नीट में, ये दे दिया कि बताओ एल्कोहल कौन सी डिग्री का है और NH2 कौन सी डिग्री का है। तो एल्कोहल की डिग्री तो कार्बन डिसाइड करता है, वो तो 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। लेकिन अमीन्स की डिग्री N डिसाइड करता, वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री अमीन होगा। आया समझ में? ये नहीं आया समझ में? आगे देखो, मैं एक एग्जांपल आपको और दे दूं, NH, और यहां पे यूं कर दूं, यहां पे यूं कर दूं। हाय हाय हाय, क्या बात है, फिर N आ गया। अगर कार्बन डिसाइड करता तो ये 3 डिग्री है, ये कार्बन 3 डिग्री है, लेकिन मुझे तो अमीन्स का चाहिए और इसमें N डिसाइड करता है। और N कितने कार्बन से जुड़ा है? 2। तो ये अमीन्स कौन से डिग्री का है? 2 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, क्योंकि N से 2 तो से जुड़ा है। एक और एग्जांपल ले लो, अगर मैं यहां लिख दूं N और यहां मिथाइल कर दूं, यहां मिथाइल कर दूं, यहां मिथाइल कर दूं, और आपसे कहूं ये कौन सी डिग्री का अमीन है N, तो अगर कार्बन डिसाइड करते तो फिर तो कुछ और होता, लेकिन N कितने कार्बन से जुड़ा है? 3, तो ये 3 डिग्री अमीन है। आया समझ में? इसलिए बेटा मैं फाइनली कंक्लूड कर दूं, फिर हाँ या ना में जवाब देना। फंक्शनल ग्रुप अगर कोई है तो उसकी डिग्री कार्बन डिसाइड करता है, एक्सेप्शन है। लेकिन अगर N का फंक्शनल ग्रुप है, उसकी डिग्री, उसकी डिग्री, उसकी डिग्री, उसकी डिग्री कार्बन नहीं, नाइट्रोजन कहता है मैं खुद करूंगा। अगर मैं 1 कार्बन से जुड़ूंगा तो मैं 1 डिग्री, अगर मैं 2 कार्बन से जुड़ूंगा तो 2 डिग्री, अगर मैं 3 कार्बन से जुड़ूंगा तो 3 डिग्री। समझे? यानी अमीन्स की डिग्री जो है वो नाइट्रोजन खुद डिसाइड करता है, कार्बन नहीं करता। और ये क्वेश्चन PMT नीट में आ चुका है। एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, बोले कौन सी अल्कोहल है डिग्री का और कौन सा अमीन है। तो ये 3 डिग्री का अल्कोहल है, क्यों? क्योंकि इसका तो डिग्री कार्बन डिसाइड करेगा, लेकिन इसकी डिग्री कौन करेगा? N खुद करेगा। और वो कितने कार्बन से जुड़ा? 1 से, तो ये 1 डिग्री अमीन होगा। तो लो भैया, बहुत ताकत लगा के समझा दी, खूब सारे एग्जाम्पल करा दिए, आपकी कॉपियां भर गई होंगी 4-5 पेज, आप सबने देख लिया होगा। मुझे बताइए समझ में आया या नहीं आया, और कैसी लगी माई बाप चैप्टर की पहले दिन की शुरुआत? कैसा लगा? कैसी एनर्जी लेवल है? और इसको अच्छे से रिवाइज करना कल के लेक्चर के लिए, और अगर पढ़ना हो तो NCERT पढ़ना। बताइए बेटा, मोर बताइए, जल्दी बताइए। कार्तिक अच्छे से क्लियर हो गया ना भाई? इसलिए अमीन कहता है कि आप क्यों डिसाइड करोगे मेरी डिग्री, मैं खुद करूंगा, मैं बॉस हूं। लेकिन बाकी फंक्शनल ग्रुप कहते हैं भैया आप पे डिसाइड कर दो, कार्बन हमारे बस की बात नहीं है। आया समझ में? तो सारे बच्चे मुझे बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ, जल्दी बोलिए, हंस के बोलिए। पारुल, दोहन, प्रिय, सारे बच्चे बोलो
और कॉपियों में ये सारे एग्जाम्पल अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि जब तक ये चीजें नहीं आएंगी तब तक आप ऑर्गेनिक नहीं कर पाओगे। कंफर्म सी बात है भाई। हाँ। और एमीन कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? जिसमें सिर्फ एन होता है, मतलब सिर्फ एन हो। अब उसमें एच हो भी सकता है, वैलेंसी 3 रखनी है। यहाँ एक ही एच क्यों है? क्योंकि वैलेंसी तो 3 ही रखनी है ना, एक इधर हो गया एक इधर हो गया तो एक एच हो गया। ठीक है भाई? तो सारे बच्चे क्लियर, हंसते रहो।